हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर ग्रेट टेक इजी में। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है हम अपना नया मॉड्यूल स्टार्ट कर चुके हैं और ये इस मॉड्यूल का 6 लेक्चर होगा। इस मॉड्यूल में हम स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन देख रहे हैं। एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर इससे पहले आपने 5 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर देखिए, उसके बाद आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो हम डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज़ पढ़ने वाले हैं। जो फ्यूज़ एलिमेंट है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या गुण होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल करंट की स्थिति में फ्यूज़ एलिमेंट बिना हीटिंग की स्थिति में रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ओवरलोड करंट या फिर किसी भी प्रकार का करंट नहीं यहाँ उत्पन्न हुआ है या फॉल्ट उत्पन्न नहीं हुआ है, उस स्थिति में जो हमारा फ्यूज़ एलिमेंट है वो ओवर हीटिंग की कंडीशन में नहीं होगा। ठीक, लेकिन जैसे ही फॉल्ट उत्पन्न होता है और करंट का मान नॉर्मल करंट से अधिक हो जाता है, इस स्थिति में या इस कंडीशन में फ्यूज़ एलिमेंट मेल्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि इस वाले पूरे पैराग्राफ की, तो यहाँ पर ये बोलने का मीनिंग है कि जो नॉर्मल करंट है उस स्थिति में हमारा जो फ्यूज़ एलिमेंट है वो ओवर हीटिंग की स्थिति में नहीं होगा। और जैसे ही फॉल्ट उत्पन्न हुआ, ओवर करंट जैसे ही उत्पन्न हुई या फिर ओवर करंट जैसे ही हमारे सर्किट में फ्लो हुई, तुरंत उस स्थिति में क्या होगा कि हमारा जो फ्यूज़ एलिमेंट है वो ओवर हीटिंग की स्थिति में पहुंच जाएगा और ओवर हीटिंग होकर मेल्ट होकर हमारे सर्किट को ब्रेक कर देगा। ठीक, अगर नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, अगर इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सेकंड पॉइंट है, तो वो क्या है। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो सेकंड पॉइंट में है कि फ्यूज़ एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तभी वो जल्दी से पिघल पाएगा और पिघलकर हमारे जो डिवाइस है उसको सुरक्षा प्रदान कर देगा। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा फ्रेंड्स तो वो मेल्ट नहीं हो पाएगा, और जब मेल्ट नहीं हो पाएगा तो हमारा जो डिवाइस है वो बर्न हो जाएगा। अगर सेकंड की बात करें फ्रेंड्स कि सेकंड क्या है, तो सेकंड में है कि जो हमारा फ्यूज़ एलिमेंट है उसकी कंडक्टिविटी अधिक होना चाहिए। अगर बहुत थोड़ी सी भी लीकेज हो रहा है करंट का तो उसमें टोटली करंट उससे पास ऑन हो जाए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि ऑक्सीडेशन फ्री। यहाँ पर ऑक्सीकरण हमारे फ्यूज़ एलिमेंट का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऑक्सीकरण हो भी जाएगा फ्रेंड्स तो क्या होगा कि हमारा अगर बहुत कम भी वहाँ रिएक्शन हो रहा है तब भी हमारा फ्यूज़ एलिमेंट बहुत जल्दी मेल्ट होकर टूट जाएगा। ठीक, नेक्स्ट की बात करें तो क्या होना चाहिए कि उसकी कॉस्ट कम होना चाहिए। ठीक, तो ये थे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कि हमारे फ्यूज़ एलिमेंट किस तरह का होना चाहिए, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट है फ्रेंड फ्यूज़ एलिमेंट मटेरियल्स। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि फ्यूज़ एलिमेंट के मटेरियल क्या होना चाहिए, तो जैसा आपको पता है कि अगर हम बात करें फ्यूज़ एलिमेंट की या फिर फ्यूज़ जिसे हम बनाते हैं फ्यूज़ वायर, तो फ्यूज़ वायर किस किस का बनता है, तो जनरली ये बात करें कि लेड और टिन का बनाया जाता है जो हमारे डोमेस्टिक होते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें हम इंडस्ट्रियल फ्यूज़ की या फिर हाई वोल्टेज फ्यूज़ की बात करें तो वहाँ पर हम कॉपर, सिल्वर, जिंक इसका यूज़ करते हैं। जनरली हम कॉपर का और सिल्वर का ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हम हाई वोल्टेज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो फ्यूज़ है उसमें फ्यूज़ वायर हम सिल्वर का यूज़ करेंगे। तो फ्यूज़ वायर का मटेरियल क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, फ्यूज़ एलिमेंट के लिए लेड, टिन, कॉपर, जिंक और सिल्वर आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगर बात करें लेड, टिन, कॉपर, जिंक और सिल्वर, इसका हम जनरली यूज़ करते हैं अपने फ्यूज़ मटेरियल के। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, किस प्रकार का एप्लीकेशन है, उस हिसाब से हम इसका मटेरियल को डिज़ाइन करेंगे। अगर बात करें कि जो हमारे बहुत कम करंट के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं तो उसकी बात करें तो यहाँ पर अगर जैसे लिखा हुआ है कि अगर हम बात करें हम 10 एम्पियर की करंट को प्रोटेक्ट करा रहे हैं या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं 10 एम्पियर की करंट से किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण को, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा लेड है उसका कंपोजिशन होगा 37% और हमारा जो टिन होगा उसका होगा 63%। ठीक, अगर नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा हाई करंट के लिए कॉपर या सिल्वर दोनों के मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। या तो फ्रेंड्स, या अगर बात करें कि कॉपर का, या फिर हम कॉपर का यूज़ करेंगे या सिल्वर का यूज़ करेंगे या दोनों के
मिश्रण का यूज़ करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट की अगर बात करें कि नेक्स्ट हमारा क्या है, तो कॉपर तथा सिल्वर की कंडक्टिविटी अच्छी होती है। बिल्कुल सही बात है, अगर कॉपर और सिल्वर की बात करें तो कंडक्टिविटी अच्छी होती है। और अगर हम बात करें जो हमारा फ्यूज़ एलिमेंट है, तो उसकी हमको मेनली हमारी जो कंडक्टिविटी है वो अच्छी होना चाहिए। अगर कंडक्टिविटी बेकार होगी तो वहाँ पर हमारा जो लीकेज करंट है वो टोटली नहीं फ्लो हो पाएगा फ्यूज़ एलिमेंट से। और अगर फ्यूज़ एलिमेंट से नहीं होगा फ्लो, तो वहाँ पर हमारा फ्यूज़ हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अगर बात करें फ्यूज़ के हमारे कौन सा प्रकार, तो फ्रेंड्स अगर बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है HRC फ्यूज़। अगर HRC फ्यूज़ की बात करें तो HRC फ्यूज़ हमारा इंडस्ट्रियल फ्यूज़ होता है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये। अगर बात करें HRC फ्यूज़ होता क्या है, तो हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़। HRC फ्यूज़ पोर्सिलिन का बना एक खोखला बेलनाकार पिंड होता है। फ्रेंड्स अगर बात करें इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अभी हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, कुछ इस प्रकार से होता है। ये अंदर से हॉलो होता है और इसके अंदर हम जो सिलिका सैंड है उसको हम यहाँ से भर देते हैं, या क्वार्टज सैंड या फिर सिलिका सैंड का जो पाउडर है उसको हम इसके अंदर यहाँ पर फिल करते हैं। तो जैसा अगर बात करें कि हमारा क्या है, HRC फ्यूज़ पोर्सिलिन का बना एक खोखला पिंड होता है जिसके दोनों सिरों पर पीतल की टोपियाँ लगी होती हैं। फ्रेंड्स अगर दोनों ओर की बात करें तो दोनों ओर क्या होता है, हमारा जो HRC फ्यूज़ है उसके दोनों ओर जो कॉपर होता है, जो पीतल होता है, ब्रास होता है, उसकी कैप लगी होती है। इन पीतल की टोपियों के मध्य चांदी या द्विधातु होता है फ्रेंड्स, बायोमेटल कोई बना हुआ, दो धातुओं से मिलकर कोई मिश्रण बना हुआ है, मिश्र धातु। चांदी या बायोमेटलिक हो सकता है, बायोमेटल के रूप में हम सिल्वर और कॉपर को यूज़ करें, या फिर कोई दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा हमारा एप्लीकेशन होगा उस हिसाब से हम यूज़ करेंगे। फ्यूज़ एलिमेंट के दोनों सिरे क्रमशः दोनों सिरों पर की टोपियों से वेल्डेड होते हैं, मतलब जोड़े रहते हैं। कहने का मतलब ये जो फ्यूज़ एलिमेंट है फ्रेंड्स, दोनों सिरे जो हैं वो उसके दोनों पीतल की टोपी जो हैं उनसे वो कनेक्टेड रहते हैं, जोड़े रहते हैं। खोखले बेलन में फ्यूज़ एलिमेंट के चारों ओर क्वार्टज, चारों ओर सिलिका या क्वार्टज का पाउडर भर दिया जाता है। ठीक, अगर बात करें फ्रेंड्स की जो हमारा क्वार्टर और जो सिलिका भरा गया है उसका क्या मुख्य कार्य है या फिर क्या उसका एडवांटेज है भरने का, तो फ्रेंड्स अगर बात करें जो हमारा क्वार्टर्स है, जो हमारा पाउडर भरा गया, वो पहली बात तो इंसुलेशन प्रोवाइड कराएगा, दूसरी वो कूलिंग प्रोवाइड कराएगा। ठीक, जिससे क्या हो कि आर्क जैसे ही उत्पन्न हो, जैसे ही वहाँ पर आग जनरेट हो, तुरंत वो क्या करे, उसको बुझा दे या उसको दबा दे। ठीक, नेक्स्ट की बात करें कंस्ट्रक्शन की बात करें तो फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ HRC फ्यूज़ क्या होगा। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो हमारा HRC फ्यूज़ होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। अभी आपने देखा कि जो हमारा HRC फ्यूज़ है वो पोर्सिलिन का बना होता है। ये है पोर्सिलिन का एक खोखला बेलनाकार बेलन, मतलब कहने का मतलब हॉलो कोई सिलेंडर है ये। उसके दोनों ओर बताया गया है कि दोनों ओर पीतल की जो ब्रास है उसकी कैप लगी होती है। तो ये है टोपी लगी हुई ब्रास की, ठीक, कॉपर की। फ्रेंड्स ये हमारा कनेक्शन, उसका कॉन्टैक्ट है फ्यूज़ कॉन्टैक्ट, फ्यूज़ को यहाँ से कनेक्ट किया जाता है और ये है हमारा फ्यूज़ एलिमेंट। ठीक, अगर बात करें फ्रेंड अंदर जो भरा हुआ है वो हमारा फिलिंग मटेरियल है। और फिलिंग मटेरियल की बात करें तो फिलिंग मटेरियल कौन सा होता है, सिलिका या क्वार्टज। ठीक है, तो सिलिका या क्वार्टज का अंदर पाउडर होता है। और ये पाउडर क्या काम करता है, इस पाउडर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, इस पाउडर के गुण हैं कि जैसे ही यहाँ पर आर्क उत्पन्न होगी या आग लगेगी तो तुरंत क्या करेगा, उसको इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा और उसको दबाने की कोशिश करेगा। ठीक, अगर नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, अगर वर्किंग की बात करें इसके फ्यूज़ एलिमेंट की, जो हमारा फ्यूज़ है उसकी वर्किंग की बात करें, HRC फ्यूज़ की वर्किंग, तो वर्किंग क्या है देखिए, ओवरलोड करंट या शॉर्ट सर्किट करंट के फ्यूज़ में प्रवाह के कारण, फ्यूज़ एलिमेंट के टेम्परेचर में वृद्धि के कारण फ्यूज़ एलिमेंट का पिघलकर बाष्पीकरण होने पर वाष्प का आयनीकरण होने के साथ ही आर्क उत्पन्न होता है। फिर फिलिंग मटेरियल का काम क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें कहने का मतलब ये, जैसे ही हमारे फ्यूज़ में मान लीजिए कि कोई भी हमारा विद्युत इलेक्ट्रिकल हमारा सर्किट है, विद्युत उपकरण है या विद्युत एलिमेंट है कोई भी, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो हमारा, उसमें किसी भी प्रकार का फॉल्ट आए, जैसे ही फ्रेंड्स फॉल्ट आएगा या फिर हो सकता है हमारा वहाँ पर ओवरलोड करंट आ जाए या फिर हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ जाए, इस स्थिति में होगा क्या कि करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे ही करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तुरंत हमारा जो फ्यूज़ एलिमेंट है वो बाष्पीकरण होना शुरू कर देगा। जैसे ही बाष्पीकरण होगा उसका आयनाइजेशन हो जाएगा। आयनाइजेशन जैसे ही उसका होगा तुरंत हमारा जो फिलिंग मटेरियल उसका काम शुरू हो जाएगा। अब फिलिंग मटेरियल क्या काम करने वाला है, फिलिंग मटेरियल पहला काम तो करेगा, उसको
कूलिंग प्रोवाइड कराएगा, शीतल कर देगा तुरंत। फ्यूज़ एलिमेंट को क्या करेगा, वो शीतल प्रोवाइड करा देगा, कूलेंट प्रोवाइड करा देगा, जिससे क्या हो कि वो कम वहाँ पर हीट हो, उसकी जो हीट है उसको ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगा। दूसरा क्या करेगा, इवेपोरेशन, जो उसका इवेपोरेशन हो रहा है उसको कंडेंसेट करना शुरू कर देगा। और थर्ड की बात करें तो जो आर्क है उसको बुझाने की कोशिश करेगा। तो ये हमारी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, हमारे जो फिलिंग मटेरियल है उसकी। नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स कि इसका उपयोग कहाँ पर हम करेंगे, कहाँ इसका एप्लीकेशन है, तो पहला एप्लीकेशन कहाँ है इसका, पावर ट्रांसफार्मर में हम इसका यूज़ करेंगे, और सेकंड है हमारा इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिकल पैनल्स में इसका यूज़ किया जाता है, और मॉडर्न जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अगर फ्रेंड्स बात करें हमारा जो पावर ट्रांसफार्मर है उसमें अगर हम कोई नॉर्मल फ्यूज़ यूज़ करेंगे तो हो सकता है वहाँ पर वो हाई वहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड ना कर पाए। इस कारण हम क्या करते हैं कि हमारा जो HRC फ्यूज़ होता है उसको हमको वहाँ पर लगाना होता है, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मर है बहुत कॉस्टली है, तो हमको वहाँ पर हाईली प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड कराना होता है। फ्रेंड्स अगर बात करें कि बहुत बड़ी रेटिंग का ट्रांसफार्मर है तो वहाँ पर हम सर्किट ब्रेकर का भी यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, जो हमारी इंडक्शन मोटर्स चल रही हैं, जो हमारी इंडक्शन मशीन चल रही हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसका प्रोटेक्शन करने के लिए हम इसी फ्यूज़ का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जो हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल्स है, जो हमारे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स हैं, उन सब पैनल्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसी प्रकार के फ्यूज़ का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम इस फ्यूज़ को इंडस्ट्रियल फ्यूज़ भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में इसका यूज़ कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इसको यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स कि हमारा फ्यूज़ की रेटिंग किस किस पर डिपेंड करती है, तो देखिए यहाँ पर हमारी जो फ्यूज़ की रेटिंग है वो जनरली 4 पॉइंट पर हमारी डिपेंड कर रही है, 4 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। अगर पहले की बात करें तो फर्स्ट है हमारा लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज पर निर्भर। अब हम ये देखेंगे कि वहाँ पर वोल्टेज किस प्रकार का आ रहा है, उस हिसाब से हम वहाँ पर उसकी रेटिंग को डिज़ाइन करेंगे। हो सकता है हाई वोल्टेज आता हो सकता है लो वोल्टेज आता हो, तो उस हिसाब से वहाँ पर हम उसको डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है हमारा वहन धारा, जो हमारी रेटेड कैरिंग करंट है वहाँ पर, उस पर निर्भर करेगा कि कितनी वहाँ पर जो हमारी करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है। ठीक, उसके ऊपर हमारा फ्यूज़ की रेटिंग डिसाइड होगी कि कितना हमको यहाँ पर कितनी रेटिंग का या कितने एम्पियर के लिए हमको इसको प्रोटेक्ट करना होगा। फ्रेंड्स अगर बात करें कि अगर आप कभी भी मार्केट में फ्यूज़ लेने जाओगे तो फ्यूज़ के ऊपर लिखा होता है 2 एम्पियर या 5 एम्पियर या 10 एम्पियर, तो वो इसीलिए यहाँ से उसकी रेटिंग डिसाइड की जाती है कि किस रेटिंग का हमको ये फ्यूज़ बनाना है। नेक्स्ट अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या है हमारा फ्यूजिंग करंट पर निर्भर करेगा। अब ये फ्यूज़ की करंट पर निर्भर करेगा। फ्यूजिंग करंट का मतलब ये है कि वो करंट कितनी देर में हमारे एलिमेंट को पिघला सकती है, उस चीज़ पर ये निर्भर करेगा कि भैया हमारी जो फ्यूजिंग करंट है कितनी जल्दी हमारा जो फ्यूज़ है वो मेल्ट हो जाए, टूट जाए। नेक्स्ट की बात करें तो उच्च विदारण क्षमता या फिर हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें उच्च विदारण क्षमता का मतलब ये है कि हाईली वो क्या करे, टूट जाए बहुत स्पीड से। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही करंट की वैल्यू इंक्रीज हो या फिर कोई फॉल्ट उत्पन्न हो, तुरंत क्या करे वो मेल्ट हो जाए फ्यूज़ एलिमेंट, और तुरंत क्या करे हमारे सर्किट को डिस्कनेक्ट करा दे। ठीक फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट की बात करें हमारा सिलेक्शन ऑफ फ्यूज़ क्या होगा, तो सिलेक्शन ऑफ फ्यूज़ की बात करें तो सिलेक्शन ऑफ फ्यूज़ हमारा है इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज के आधार पर। अगर बात करें कि हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम की किसी भी सिस्टम की बात करें, जो भी हमारा प्रोटेक्शन डिवाइस है या फिर जहां हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हम वहां पर ये देखेंगे कि जो हमारा सर्किट है जिसकी हम प्रोटेक्शन करा रहे हैं, तो वहां पर हमारा जो वोल्टेज है उसका रेटिंग क्या है, कितनी वोल्टेज है। हाई वोल्टेज होगी फ्रेंड्स, तो जब करंट वहाँ पर उत्पन्न होगा तो वो भी हाई ही उत्पन्न होगा। अब जब करंट हाई उत्पन्न होगा तो हमको यहाँ पर जो फ्यूज़ है उसकी रेटिंग भी हाई रखना होगी। अगर हम हाई रेटिंग नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि वो मेल्ट हो जाए पहले ही, और अगर मेल्ट हो गया तो जितना हमारा रेटेड करंट था उससे कम पर ही मेल्ट हो गया, तो ना तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा पाएगा और उल्टा नुकसान हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस पर हम ये देखेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जो जिसका हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो या फिर कोई सर्किट हो या फिर कोई पावर केबल्स हो या फिर कोई ट्रांसफार्मर हो, तो हम वहाँ पर ये देखेंगे कि भैया जो हमारा ये उपकरण है उसका वोल्टेज रेटिंग क्या है, तो उसके आधार पर हम अपने फ्यूज़ का सिलेक्शन करेंगे। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें कि सेकंड पॉइंट ऐसा कौन सा है जिस पर हम सिलेक्शन करने वाले हैं, तो अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिकल लोड के आधार पर। फ्रेंड्स एक चीज़ बता दें यहाँ पर, अगर लोड की बात करें कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल लोड है तो उसके आधार पर हम कैसे कर रहे हैं, तो आपको पता है अगर लोड की बात करें, आपने पावर प्लांट में पढ़ लिया होगा पीक लोड एंड बेस लोड। ये है हमारा पीक लोड फ्रेंड और ये है हमारा बेस लोड।
तो अगर हम लोड की बात करें तो लोड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट है। लोड वेरिएबल नेचर का होता है, कभी उसकी वैल्यू कितनी है कभी कितनी है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें कि हमारा जो फ्यूज़ का सिलेक्शन है वो अगर हम लोड के आधार पर नहीं करेंगे तब भी हम वहाँ पर अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। हो सकता है हमको पीक लोड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना हो तो हम पीक लोड के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे या फिर सिलेक्शन करेंगे, और अगर हमको बेस लोड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है तो हम बेस लोड के हिसाब से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे या फिर फ्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे। ठीक, अगर नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स थर्ड वाले पॉइंट की, तो थर्ड वाला पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ लोड के आधार पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भैया हमारा जो लोड है उसका नेचर क्या है। जैसा इससे पहले मैंने सेकंड वाले में आपको बताया था फ्रेंड कि जो लोड होता है वो वेरिएबल नेचर का होता है, हमेशा वेरी करता है, वो चेंज होता रहता है। अगर चेंजिंग की बात करें कि वो चेंज हो रहा है तो फ्रेंड्स अगर नेचर की बात करें तो नेचर में क्या होगा फ्रेंड्स, जो लोड है वो चेंज होगा। अब जब लोड चेंज हो रहा है तो मान लो हमने क्या किया, फिक्स वैल्यू का वहाँ पर फ्यूज़ एलिमेंट लगा दिया या फिर फ्यूज़ लगा दिया। तो जब फ्यूज़ फिक्स रेटिंग का लगाएंगे या फिर हम उस लोड के हिसाब से नहीं काम करेंगे तो हमारा फ्यूज़ हो सकता है कि पहले ही बर्न हो जाए, और जब पहले ही मेल्ट हो जाएगा तो हमारा जो प्रोटेक्शन है वो ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। सेकंड की बात करें फ्रेंड्स तो सेकंड हमारा, अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ यहाँ पर हमारा क्या होगा, फोर्थ है हमारा वोल्टेज सर्ज के आधार पर। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम पावर सिस्टम की बात करें तो पावर सिस्टम में हमेशा सर्ज उत्पन्न होते रहते हैं। तो अगर हम सपोज दैट की ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो अगर वोल्टेज सर्ज पर नहीं हम देखेंगे तो हो सकता है कि हम क्या करें, कुछ एक फिक्स वैल्यू का अपना फ्यूज सेट कर लें और मान लीजिए कि हमारा जो साइन वेव है वो डिस्टॉर्टेड हो जाए, किसी भी कारणवश हो सकता है स्विचिंग हो जाए या फिर ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाए। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर स्विचिंग हो गया तो जो हमारी लाइन है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, और जब ये लाइन डिस्टॉर्टेड होगी तो यहाँ पर हमारा जो फ्लक्चुएशंस है वो इतनी ज़्यादा उत्पन्न हो जाएंगे कि हमारा अगर यही ऐसी सप्लाई हमारे सिस्टम में चली गई फ्रेंड्स तो सिस्टम को ये डैमेज कर देगी। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, उस चीज़ को बचाने के लिए हम देखेंगे कि भैया हमारा जो वोल्टेज सर्ज है वो किस टाइप से आ रहा है, या फिर अगर वोल्टेज सर्ज जितना आ रहा है उस हिसाब से क्या हमारा जो सिस्टम है वो प्रोटेक्ट हो पा रहा है या नहीं। अगर हो पा रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो हम क्या देखेंगे कि हमारा वोल्टेज सर्ज कितना आ रहा है। फ्रेंड्स पहले हम वोल्टेज सर्ज को कैलकुलेट करेंगे, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज है वो कितना आने वाला है और उसी के हिसाब से हम उसको प्रोटेक्ट करा लेंगे। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, और अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर लीजिए, जिससे क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सब्जेक्ट का फ़ायदा उठा सकें।